सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो हमने सोचा कि टीजीटी की परीक्षा रुकी हुई है, कोई अभी डेट फिक्स नहीं है, तो पीजीटी की परीक्षा पहले होगी, इसलिए पहले पीजीटी के अनुसार तैयारी की जाए। तो ये जो हमारे वीडियोज़ होंगे ये पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये वीडियोज़ काम में आएंगे, क्योंकि पीजीटी के और नेट जेआरएफ के जो कॉमन वाले विषय हैं, टॉपिक हैं, बिंदु हैं, पहले हम उनको लेकर चलेंगे ताकि आपका पीजीटी में भी ये हेल्प करे और नेट की परीक्षा में भी आपकी हेल्प करें ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं। भाषा विज्ञान पीजीटी और नेट दोनों में है, इसलिए हम पहले कॉमन वाले विषय पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य विषय पढ़ेंगे। तो भाषा विज्ञान के कुछ वीडियोस हमने पहले बना चुके हैं, कुछ रह गया था तो हमने सोचा चलिए प्रारंभ करते हैं। और आज हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे, भाषाओं का वर्गीकरण। तो कई सारे भाषा वैज्ञानिकों ने भाषाओं का वर्गीकरण किया है। आइए देखते हैं। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यह प्रायः अनुमान का विषय है, यानी कि अनुमान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके इसकी संख्या 1796 बताई है। इस संख्या को अनुमानित रूप से 3000 माना जा सकता है। ये सारी कितनी विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, 1796, लगभग 3000, ये अनुमान के आधार पर बताया गया है। इसमें विश्व की सभी भाषाओं और बोलियों का संग्रह है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। आइए दो प्रकार देखते हैं। पहला है आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पहला आकृतिमूलक, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। तो हम लोग पहले आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं का अध्ययन करेंगे, फिर पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं का अध्ययन करेंगे। और ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, तालव्य, मूर्धन्य, ये नियम हम भाषा विज्ञान में पहले बना चुके हैं। हमने भाषा विज्ञान इसलिए टॉपिक ये उठाया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा दुरूह है और इस पर मैटर कम मिलता है, तो हमने सोचा क्यों न भाषा विज्ञान से प्रारंभ किया जाए। तो ये दोनों वर्गीकरण हैं, पहला आकृतिमूलक, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान और रचना तत्व पर आधारित होता है। आकृतिमूलक वर्गीकरण कैसा होता है? शब्द प्रधान और रचना तत्व पर आधारित होता है। अर्थात आकृतिमूलक वर्गीकरण में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द प्रधान, रचना तत्व आदि मुख्य हैं। यानी आकृतिमूलक वर्गीकरण में जो भी भाषाएं आती हैं उनमें प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द प्रधान, रचना तत्व आदि मुख्य है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाषाओं का वर्गीकरण। भाषाओं के वर्गीकरण में दो प्रकार से भाषाओं के वर्गीकरण को बांटा गया है, आकृतिमूलक और पारिवारिक। तो हम लोग पहले आकृतिमूलक के विषय में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण अर्थ प्रधान, रचना तत्व प्रधान और अर्थ तत्व पर आधारित होती हैं। यानी पारिवारिक वर्गीकरण की जो भी भाषाएं हैं वो अर्थ प्रधान होंगी, रचना तत्व प्रधान होंगी, तत्व प्रधान होंगी, अर्थ तत्व प्रधान होंगी। तो ये विषय कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने भाषाओं को दो भागों में बांटा। किसने? प्रोफेसर श्लेगल ने। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रोफेसर श्लेगल ने भाषाओं को कितने भागों में बांटा? तो दो भागों में बांटा। प्रोफेसर बॉब
ने भी 3 वर्ग किए। ग्रिम और श्लायर ने भी 3 वर्गों को प्रकारांतर में माना। यानी ग्रिम और श्लायर भी 3 वर्गों में भाषाओं को वर्गीकृत करते हैं। पाठ ने इनके 4 वर्ग बनाए। ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। वास्तविक रूप में भाषाओं के 2 वर्ग हैं। पहला अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। आकृतिमूलक वर्गीकरण में 2 भाग बनाए गए, अयोगात्मक और योगात्मक। ये हम लोग पहले आकृतिमूलक पढ़ रहे हैं। तो आकृतिमूलक में पहला अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। अब हम लोग अयोगात्मक और इसके भेद देखेंगे, भेद प्रभेद देखेंगे, और योगात्मक इसके भेद प्रभेद देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग 2 बार 4 बार सुन लेंगे तो मुझे लगता है पीजीटी और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से, और जहाँ जहाँ भाषा विज्ञान आती है, इसमें संस्कृत की परीक्षाओं में या हिंदी की परीक्षाओं में, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। योगात्मक के 3 भेद होने से संपूर्ण 4 वर्ग होते हैं। ये जो पाठ ने 4 वर्ग बता दिए हैं ना, तो योगात्मक के 3 भेद मान लिए गए और एक ये अयोगात्मक वाला, तो कुल मिला के ये बन गए 4। अब आइए देखते हैं आकृतिमूलक वर्गीकरण विस्तार से। अभी तो ये सामान्य रूप से था। आकृतिमूलक वर्गीकरण, तो इस आकृतिमूलक वर्गीकरण में पहला है अयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक। आकृतिमूलक वर्गीकरण की मुख्यतः वर्गीकरण को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। यानी आकृतिमूलक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया, अयोगात्मक, योगात्मक। अब देखते हैं अयोगात्मक का वर्णन। अयोगात्मक जिनमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। भाई नाम ही है अयोगात्मक, जिसमें योग ना हो। किसका योग ना हो? प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व का। प्रकृति यानी धातु, और प्रत्यय तो आप लोग जानते ही हैं। तो प्रकृति, प्रत्यय और अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। किसमें? अयोगात्मक भाषा में। इनमें प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व में संबंध नहीं होता है, किस प्रकार के वर्गीकरण में? तो आकृतिमूलक वर्गीकरण में अयोगात्मक जो इसका विभाजन किया गया है उसमें। अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का संबंध नहीं होता है। अब देखते हैं अयोगात्मक वर्ग की भाषाएं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अयोगात्मक वर्ग की भाषाएं, इस वर्ग की मुख्य प्रतिनिधि भाषा चीनी भाषा है। चीनी भाषा कैसी भाषा है? अयोगात्मक भाषा है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से अयोगात्मक भाषा है संस्कृत, चीनी, हिंदी, बास्क, हिब्रू। तो इसमें हमको सिलेक्ट करना रहेगा, ढूंढना रहेगा। अगर हम विषय को गहराई से पढ़े रहेंगे तो बड़े आराम से हम कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त स्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी आदि भाषाएं इस वर्ग में हैं। यानी कि चीनी भाषा, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी, ये सभी भाषाएं अयोगात्मक हैं। अयोगात्मक भाषाएं हैं। बहुत पूछा जाता, निम्न में कौन सी भाषा अयोगात्मक है? निम्न में से कौन सी भाषा अयोगात्मक नहीं है? तो देखिए अयोगात्मक कौन है? चीनी, स्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी आदि भाषाएं अयोगात्मक भाषाएं हैं। हम लोग आकृतिमूलक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके 2 भाग किए गए, अयोगात्मक, योगात्मक। अभी हम लोग अयोगात्मक पहला वाला भाग पढ़ रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और दूसरा इसका जो भेद है योगात्मक। योगात्मक का अर्थ ही है योग। जैसे अयोगात्मक का अर्थ था कि जिसमें योग ना हो, तो योगात्मक यानी कि जिसमें योग हो, जिनमें प्रकृति प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग रहता है, यानी मिला जुला रहता है, उसे योगात्मक भाषाएं कहते हैं। तो योगात्मक की परिभाषा क्या है? ऐसी भाषाएं जिनमें प्रकृति प्रत्यय अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग रहता है, ऐसी भाषाओं को योगात्मक भाषाएं कहते हैं। कौन सी भाषा योगात्मक है, कौन सी भाषा योगात्मक नहीं है, बहुत पूछा जाता है। हम इसके पहले पढ़ लिए हैं अयोगात्मक भाषाएं। चीनी, श्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी, ये सभी भाषाएं अयोगात्मक हैं। अब हम लोगों ने योगात्मक पढ़ा। योगात्मक भाषाएं 3 प्रकार की हैं। योगात्मक भाषाएं 3 प्रकार की हैं, यानी इनके भी उपवर्ग किए गए। नंबर 1 आश्लिष्ट, नंबर 2 श्लिष्ट, नंबर 3 प्रश्लिष्ट। तो आप देखिए आश्लिष्ट वे भाषाएं होती हैं जो प्रत्यय प्रधान होती हैं, यानी ऐसी भाषाएं जिनमें प्रत्यय प्रधान होता है। हम लोग योगात्मक में अब पढ़ रहे हैं, तो योगात्मक के 3 भेद किए गए। आश्लिष्ट पहला है। आश्लिष्ट भाषाएं प्रत्यय प्रधान भाषा होती हैं। कौन सी भाषाएं प्रत्यय प्रधान होती हैं? तो आश्लिष्ट भाषाएं प्रत्यय प्रधान होती हैं। नंबर 2 श्लिष्ट यानी चिपकी हुई, ऐसी भाषाएं विभक्ति प्रधान होती हैं। नंबर 3 प्रश्लिष्ट, ऐसी भाषाएं समास प्रधान होती हैं। योगात्मक में 3 कैटेगरी आश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। तो अगर आप ये इतना सारा मैटर पढ़ लेंगे तो आप अपना उत्तर सही कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास आधार नहीं होता है तब तक हम उत्तर का चयन नहीं कर पाते हैं। जब हमारा शब्दकोश खूब बढ़िया रहता है तो हमारे अंदर ये तर्क शक्ति होती है कि हम अब प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी हम उत्तर कर ले जाते हैं। अब ये जो हमने इसमें 1 2 3 भेद किए हैं, अब इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले आश्लिष्ट देखेंगे, फिर श्लिष्ट देखेंगे, फिर प्रश्लिष्ट देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं आश्लिष्ट योगात्मक। योगात्मक में जो हमने बताया आश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, तो पहला आश्लिष्ट और योगात्मक। तो आश्लिष्ट योगात्मक हमने बताया था प्रत्यय प्रधान भाषाओं को अश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं। तुर्की भाषा इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। तुर्की भाषा किस प्रकार की भाषा है? अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रत्यय प्रधान है, कौन सी भाषा अश्लिष्ट योगात्मक है? ऐसा पेपर में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तुर्की भाषा अश्लिष्ट योगात्मक है। तुर्की भाषा प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अश्लिष्ट यानी जो चिपका ना हो, जो अलग अलग हो, तो इसीलिए कहा गया प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर आप हेडिंग में जो नाम दिया है जैसे अश्लिष्ट योगात्मक, इस शब्द का अगर आप अर्थ कर पाएंगे तो आप भाषाओं को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी एकदम चिपके हुए, एकदम घुले मिले हुए नहीं रहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की भाषा को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जोड़ को तिल तंडुल न्याय कह सकते हैं। यानी कि जैसे तिल, तंडुल माने चावल, जैसे तिल, अब काला काला तिल होता है, सफ़ेद सफ़ेद चावल होता है, तो जैसे तिल और
चावल को अलग अलग देखा जा सकता है, चाहे जितना उन्हें मिला दिया जाए। उसी प्रकार ये जो अश्लिष्ट योगात्मक प्रत्यय प्रधान भाषाएं हैं, इनको भी बड़े आराम से इनके प्रकृति और प्रत्यय को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, ये समझेंगे। तो इसके भी ये जो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसके भी 4 भाग किए गए हैं। अश्लिष्ट योगात्मक के 4 भाग। अभी लास्ट में हम पूरा आकृति मूलक का एक चार्ट आपको देंगे, उस चार्ट को आप लिख लें, लिख के टांग लें सामने, आपकी समझ में पूरा लेक्चर आ जाएगा। तो इसके 4 भाग हो गए अश्लिष्ट योगात्मक के। कौन? पूर्व योगात्मक, जहाँ पर प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति से पहले लगता है, जहाँ पर पूर्व लिखा है ना, और योगात्मक माने योग। तो जहाँ पर प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति से यानी कि धातु से पहले लगता है, उसे पूर्व योगात्मक भाषा कहते हैं। उदाहरण है जुलू, काफिर। बहुत पूछा जाता है कि पूर्व योगात्मक भाषा है काफिर, अन्य भाषाएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, काफिर, निम्न में से कौन सी पूर्व योगात्मक भाषा है? तो पूर्व योगात्मक भाषा है जुलू और काफिर। नंबर 2, आप सिर्फ नाम याद रखेंगे कि किस परिवार में ये भाषा रखी जा रही है। मध्य योगात्मक भाषा, यानी कि इसमें अप्रकृति प्रत्यय कहाँ पे लगेगा? मध्य में, जहाँ प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। उदाहरण संथाली। संथाली भाषा मध्य योगात्मक भाषा है। संथाली भाषा मध्य योगात्मक भाषा है। सब एकदम रट लीजिए और इन्हीं सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3, अंत योगात्मक, यानी कि जहाँ पर प्रायः प्रकृति के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। यहाँ पे प्रत्यय छूट गया, प्रकृति के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहाँ पर वो भाषा अंत योगात्मक होती है। इसका उदाहरण है तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये सभी भाषाएं अंत योगात्मक भाषाएं हैं। और चौथा इसका भेद है पूर्वांत योगात्मक, यानी पूर्व में भी हो अंत में भी हो। प्रकृति के पूर्व में भी प्रत्यय हो, अंत में भी प्रत्यय हो। जहाँ प्रत्यय प्रकृति के पूर्व अर्थात पहले और अंत में जुड़ता है, उसे पूर्वांत योगात्मक भाषा कहते हैं। इस वर्ग की भाषा है मफोर। मफोर भाषा पूर्वांत योगात्मक भाषा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जब पीजीटी का पेपर हो जाएगा तो हम फिर से टीजीटी के सारे जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे। अभी ये नेट की दृष्टि से और पीजीटी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, तो इसे आप लोग देखें। अब दूसरा है श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। हमने योगात्मक भाषाओं के 3 प्रकार बताए थे, आश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। तो अभी तक हमने आश्लिष्ट पढ़ा। आश्लिष्ट के भी 4 भाग बताए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। अब आ गए नंबर 2, श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट माने चिपका हुआ। तो ऐसी भाषाएं विभक्ति प्रधान होती हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं, एकदम चिपके होते हैं। यह संयोग नीरछीर न्याय कहलाता है। नीरछीर न्याय मतलब जैसे दूध और पानी जब मिल जाता है तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, वैसे ही श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग कर पाना
कठिन होता है, दिखाई नहीं देता है। और जो इसके पहले हमने पढ़ा है अश्लिष्ट योगात्मक, उसमें प्रकृति और प्रत्यय इस तरह से रहते हैं कि उन्हें बिल्कुल अलग अलग तिल और तंडुल की भांति, चावल और तिल की भांति अलग अलग देखा जा सकता है बड़े आराम से। और यहाँ पर उसका उल्टा है, श्लिष्ट योगात्मक में प्रकृति से प्रत्यय इतना चिपका है कि नीर क्षीर की तरह है, यानी कि जल और पानी की तरह है, उसे अलग अलग देखना कठिन है। इस वर्ग में भारोपीय भाषाएं, सेमेटिक यानी कि सामी वर्ग की भाषाएं, हेमेटिक हामी परिवार की भाषाएं आती हैं। इस वर्ग की भाषाएं संसार में सबसे अधिक उन्नत हैं। तो इस श्लिष्ट योगात्मक में कौन कौन सी भाषाएं हैं, आइए देखते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी आदि इस वर्ग में आती हैं। अब देखिए लिखा है इस वर्ग की भाषाएं संसार में सबसे अधिक उन्नत हैं, लेकिन संस्कृत की जो कंडीशन है वर्तमान समय में वो अच्छी कंडीशन नहीं है। बाकी हम ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता आदि का तो नहीं जानते हैं, लेकिन संस्कृत की स्थिति आजकल अच्छी नहीं है, यानी कि लोगों का रुझान संस्कृत की तरफ से हट रहा है। अब आइए देखते हैं, हम लोगों ने ये संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी ये पढ़ा किसके संदर्भ में? ये हमने पढ़ा है श्लिष्ट योगात्मक के संदर्भ में। ये सारी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब पूछा जाता है, बहुत अच्छे से इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए उदाहरण देखिए कैसे इसमें प्रकृति और प्रत्यय एकदम जुड़े हुए होते। क्री धन अन बन गया करण। अब देखिए करण जो शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय एकदम चिपका हुआ है नीर क्षीर की तरह। अब ये जो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है इसके दो भेद हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, यानी कि अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक, बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक। अब ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के भी दो भेद हैं, अंतर्मुखी संयोगात्मक, अंतर्मुखी वियोगात्मक, बहिर्मुखी संयोगात्मक, बहिर्मुखी वियोगात्मक। ठीक, दोनों के दो दो भेद हैं। चलिए आगे चलते हैं और यही अंतर्मुखी बहिर्मुखी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक अरबी इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। अब पेपर में पूछा जाएगा अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है तो अरबी। सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएं इस वर्ग में आती हैं। सेमेटिक को सामी भी कहते हैं, हेमेटिक को हामी भी कहते हैं। इस वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व के बीच में संबंध तत्व जुड़ते हैं, इनसे विभिन्न अर्थों का बोध होता है। अरबी भाषा में प्रायः धातुएं प्रायः 3 व्यंजनों वाली होती हैं। अरबी भाषा में धातुएं 3 व्यंजनों वाली होती हैं। इसमें दो भेद हैं, संयोगात्मक, इसका उदाहरण अरबी भाषा है। इसमें बहुवचन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। श्लिष्ट योगात्मक के दो भेद, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी के भी संयोगात्मक और वियोगात्मक दो प्रकार के भेद। अब अंतर्मुखी श्लिष्ट में अरबी भाषा आती है। अब इसके संयोगात्मक और वियोगात्मक भाग हम लोग देखेंगे। चलिए संयोगात्मक देखिए देख लिया अरबी भाषा है, और वियोगात्मक इसका उदाहरण हिब्रू है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिब्रू भाषा वियोगात्मक भाषा है। अब हम लोग देख लेते हैं बहिर्मुखी श्लिष्ट। संस्कृत इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक, यानी
योगात्मक भी है, अयोगात्मक नहीं है संस्कृत, योगात्मक है। योगात्मक है, श्लिष्ट है और बहिर्मुखी है। इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के बाद जुड़ते हैं। प्रत्यय जुड़ने पर प्रकृति में गुण वृद्धि, दीर्घ, संप्रसारण आदि परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी बात तो आप जानते हैं संस्कृत के संदर्भ में, इतना आप लोगों ने किया भी है। भारोपीय परिवार की संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं इस वर्ग में आती हैं। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये रहा नंबर 1 संयोगात्मक और नंबर 2 होगा वियोगात्मक। अंतर्मुखी बहिर्मुखी इनके दोनों के भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो पहले हम देखेंगे संयोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के बाद लगते हैं और प्रकृति प्लस प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप बनाते हैं, जिसको हमने अभी बताया अपनी संस्कृत भाषा अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा है और श्लिष्ट भी है। तो संयोगात्मक में प्रत्यय प्रकृति के बाद लगते हैं, यानी धातु के बाद लगते हैं, और प्रकृति और प्रत्यय यानी कि धातु और प्रत्यय शब्द रूप और धातु रूप ये सब बनाते हैं। सब प्रत्यय प्रकृति के साथ घुल मिल जाता है। संबंध तत्व यानी कि प्रत्यय के रूप में उपसर्ग, निपात आदि, सम, प्रा, अविस, तिरस, अंतर आदि ये सभी क्या हैं? ये सब उपसर्ग और निपात हैं। प्रकृति के पूर्व में आते हैं, यानी उपसर्ग धातु के पहले आएंगे और प्रत्यय धातु के बाद आएंगे, ये कहा जा रहा। और ये चीज़ संस्कृत के साथ होता है। इनकी प्रतिनिधि भाषा संस्कृत है। ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता भी संयोगात्मक भाषाएं हैं। ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता भी संयोगात्मक भाषाएं हैं, जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। संयोगात्मक भाषा का उदाहरण जैसे गम से बना लिया गच्छति, गच्छ आती, बालकम है तो बालक धन अम। देखिए इसमें प्रकृति से उपसर्ग और प्रत्यय किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये संयोगात्मक के उदाहरण हैं। तीसरा है अनुभवति, अनुभू अति। अनु उपसर्ग भू धातु है और अति यानी ती ये प्रत्यय में ले लेंगे। करोति, चकार, कुरु, अकार, सित ये सभी उदाहरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से ये संस्कृत भाषा और ये ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा बहिर्मुखी में आती है, अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी, श्लिष्ट, योगात्मक। हमको लगता है हम अंतर्मुखी बता दिए हैं क्या? अंतर्मुखी में नहीं आएगा, ये बहिर्मुखी में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत बहिर्मुखी कहाँ पे बताए हैं? संयोगात्मक में अरबी आएगी, वियोगात्मक में हिब्रू आएगी और हाँ संस्कृत संयोगात्मक में है। संयोगात्मक है और बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है संस्कृत। अगला है हिंदी में। अच्छा कहीं पे कुछ छूट गया मुझे लग रहा, ये देखिए कुछ थोड़ा सा छूट गया। ये वियोगात्मक, वियोगात्मक में प्रत्यय अलग में लगाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई हैं। हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई हैं बाद में चल करके। और ये भी याद रखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी संयोगात्मक हैं कि वियोगात्मक हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी वियोगात्मक हैं और संस्कृत संयोगात्मक है, बहिर्मुखी है, श्लिष्ट है।
आगे देखते हैं, संस्कृत में कारक चिन्ह सुप और काल चिन्ह तिंग शब्द या धातु से जुड़े हुए होते हैं। थे नहीं, यहाँ पे बहिर्मुखी में हैं होगा यहाँ पे। हिंदी में कारक चिन्ह को, ने, से आदि और काल चिन्ह ता, है, था, थे इत्यादि अलग रहते हैं। यानी कहने का मतलब है संस्कृत में कारक चिन्ह जुड़े रहते हैं और हिंदी में कारक चिन्ह अलग हो जाते हैं, इसीलिए हिंदी वियोगात्मक हो गई, अंग्रेजी वियोगात्मक हो गई, लेकिन संस्कृत संयोगात्मक है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रहा। हिंदी में इन स्थानों पर कारकों के लिए उपसर्ग और कालों के लिए सहायक क्रियाएं उपयुक्त होती हैं। हिंदी के तुल्य बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच भी अब वियोगात्मक हो गई हैं। यानी कि अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाएं वियोगात्मक हैं, संयोगात्मक नहीं हैं, वियोगात्मक हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे 2-3 वीडियो और हैं, क्योंकि हमने भाषा विज्ञान का आप लोग उसकी प्लेलिस्ट में आप देखें हमारे YouTube चैनल पे, ये देखिए YouTube चैनल का ये लिंक है, ये टेस्ट सीरीज का लिंक है। आप हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे जाके तो उसमें भाषा विज्ञान के 6-7 वीडियो हमने बनाए हैं और कुछ रह गया था तो उसके अब हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान 1-आध हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।